आज से 6-7 साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि यूरेशियन रीजन के अंदर अमेरिकन्स डाउन हो जाएंगे और वहाँ रशियंस और चाइनीज़ का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन वहाँ इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है। और मिडल ईस्ट के अंदर भी आज से अगर आप 6-7 साल पीछे जाएंगे तो कोई सोच नहीं सकता था कि चाइनीज़ जो हैं इतना उभर के सामने आएंगी और रशियंस वहाँ पर कि मिडल ईस्ट के अहम जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे, यानी अमेरिकन उनको कोई चीज़ बोलेंगे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कोई उनके सामने डिमांड्स रखेंगे तो अरब ममालिक उनको नो बोलेंगे। ये कोई सोच नहीं सकता था पहले। ये सब कुछ दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है और एशिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ये जो कोल्ड वार शुरू हो चुकी है चाइनीज़ की और अमेरिकन की, उसमें एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एशिया के अंदर जो साउथ एशिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक अमेरिकन जो गेम प्लान सामने आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, ज़रा उसको देखते हैं कि अमेरिकन ने किया क्या है। एशिया के अंदर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है जिसके अंदर बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, श्रीलंका को भी इसमें ऐड कर लें, नेपाल को ऐड कर लें। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का रीजन है इसके अंदर अमेरिकन की स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप नज़र आई है। यानी उन्होंने एक साथ इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उन्होंने कोई एक ऐसा प्लान नहीं बनाया जिसमें वो सारों को एक साथ ऐड कर लें। उन्होंने यूँ लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चले हैं। वो पहले पहले उन्होंने श्रीलंका पे फोकस किया है और श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि जैसे ही श्रीलंकन बैंकरप्ट हुए हैं तो सीधा सीधा इसका इल्ज़ाम चाइना के बेल्ट एंड रोड्स पर लगाया गया कि इनके डेब्ट ट्रैप की वजह से श्रीलंकन का ये हाल हुआ है। और फिर वहाँ पर श्रीलंका के मुखालिफ एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की गई। वो अलग बात है कि मतलूबा नताइज अभी तक अमेरिका को हासिल नहीं हुए, लेकिन नेवरदलेस अमेरिकन ने कोशिश ज़रूर की है श्रीलंका को एक एंटी चाइना मुल्क बनाने के लिए। और इस सब में बीजेपी को उन्होंने ख़ास तौर पर यूज़ किया है। इंडियन रूलिंग जमात जो बीजेपी है, क्रोनी कैपिटलिज्म इंडिया के अंदर मौजूद है। चंद जो सेठ हैं वो माल बना रहे होते हैं और उन सेठों को फिर लॉन्च किया गया था श्रीलंका के अंदर। राइटर्स ने खबर लगाई थी कि इंडिया मैक्स इनरोड्स इनटू श्रीलंका अंडर चाइनाज लॉन्ग शेडो। तो असल में चाइना को कंटेन करने के हवाले से इनडायरेक्टली अमेरिकन गेम खेल रहे थे यहाँ पे। और इसमें वो जो गुजराती सेठ हैं जो कि बीजेपी के करीब रहे हैं उनके ज़रिए यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की जा रही थी। आपको पता है ये जो अडानी साहब जो कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में हैं, इनके लिए कहा जा रहा था कि ये बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका इंडियन अल्टरनेट ये पैदा करेंगे, यानी ये लीड करेंगे इंडिया को, इंडियन BRI ये बनाएंगे। ये भी रिपोर्ट हो रहा था। लास्ट ईयर निकाय एशिया ने लिखा था कि अडानी ग्रुप कैन लीड इंडिया अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड। अब देखें ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल थे कि चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए इनको तैयारी की जा रही थी मोदी सरकार की जानिब से। लेकिन नेवरदलेस श्रीलंका के अंदर एज आई सेड ये सारी कोशिशें तो की गई अमेरिकन की जानिब से अपने पार्टनर इंडिया के जरिए, लेकिन वो चाइना को वहाँ अभी तक काउंटर नहीं कर सके। श्रीलंका के बाद जो सर्किल घुमा है वो आया है पाकिस्तान के ऊपर। अप्रैल 2022 से लेके पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर घिरा है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की मईशत जो है, इकोनॉमी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउन है और इम्प्रेशन ये है कि इस वक्त सारी को सारी जो प्रो अमेरिका पार्टीज़ हैं वो मिल बैठ के सिस्टम हाईजेक करके बैठी हुई हैं वहाँ पर और अमेरिका के ही सहारे पे अभी तक ये टिकी हुई हैं। ऐसा परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर, यानी वो जो अमेरिकन लॉबी है बेसिकली उन्होंने सिस्टम हाईजेक किया हुआ है। ये एक पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन है। इमरान खान जो है वो ये मानते हैं कि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के मुफादात में हो, लेकिन अलल ऐलान PDM के जमात के जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते रहे हैं कि अमेरिका हमारे लिए, कोई कहता है कि जी ये वेंटिलेटर की तरह है पाकिस्तान के लिए, तो कोई कहता है कि ये इनके बिना हम चल नहीं सकते, तो इन्होंने हमें ड्रिपें लगाई हुई हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के बेवकूफ़ाना एक्सक्यूज़ जो PDM के मंत्री हैं वो देते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी गड़बड़ शुरू हुई श्रीलंका के बाद और अभी तक वहाँ पर वो गड़बड़ जारी है। लेकिन अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर यूं लग रहा है कि ये अमेरिकन जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो गया है। एक होता है ना कि ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, मैंने कहा ना जो सब कॉन्टिनेंट है उसको वो स्टेप बाय स्टेप मेरे ख्याल से अमेरिकन डील करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मुल्कों से डील करने के बाद वो मूव हुए हैं टुवार्ड्स बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया के अंदर क्या हुआ है पिछले 1 महीने से भी कम अरसे के अंदर कि इंडिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस टाइकॉन था और इंडिया का जो
सबसे अमीर तरीन बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर तरीन इंसान अडानी साहब, जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये मोदी साहब को असल में बनाया इन्होंने, ब्रांड मोदी। कहा जाता है कि ये जो थे गुजरात के अंदर इन्होंने डायमंड का कारोबार शुरू किया था बहुत साल पहले। स्कूल ड्रॉप आउट है, मोदी साहब की तरह ये भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो इन्होंने स्कूल छोड़ के और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। पहले डायमंड का काम करते थे, लेकिन फिर ये जब मोदी साहब का गुजरात वाले दंगे हुए तो इन्होंने मोदी साहब की इमेज बिल्डिंग में भी काफ़ी मदद की थी। पैसे वैसे इन्होंने, कहा जाता है, इल्ज़ाम लगता है इन पे कि मीडिया के ऊपर पैसे वैसे ये तब से लेकर लगाना शुरू किया। फिर जब मोदी साहब पावर में आते गए तो इनको भी सरकारी ठेके मिलते गए और इनका भी सिस्टम चलता रहा और फिर ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। 2013 तक इनकी नेटवर्थ 1.9 बिलियन थी, लेकिन मोदी साहब जो ही पीएम बने इनको इतना ज़्यादा नवाजा जाने लगा कि ये 1.9 बिलियन से इनकी नेटवर्थ बढ़ गई 137 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तो ये जो बंदा है ना, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था। मोदी साहब और बीजेपी के जो इकोनॉमिक प्लान्स थे बड़ी हद तक इस पे डिपेंड कर रहे थे। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और ये सारा कुछ ये इस पे डिपेंड काफ़ी कर रहा था अडानी के ऊपर। अब अडानी को वेस्ट की जानिब से डाउन किया गया है, यानी ये जो उनके अकाउंटिंग फ्रॉड की जो खबरें रिलीज हुई हैं ये कोई इंडियन मीडिया या चाइनीज़ या पाकिस्तानी मीडिया नहीं, वहाँ से वेस्ट की जानिब से ये डिटेल्स सामने लाई गई हैं। अमेरिकन रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है हिंडनबर्ग, उन्होंने ये सारी चीज़ें इनके लिए रिवील की हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा झटका इंडिया को दे दिया गया कि इन्वेस्टर्स का जो फेथ है इंडिया के ऊपर, वो जो इंडिया समझ रहा था कि हम चाइना का एक मध्य मुकाबल बनेंगे और हमें अमेरिकन की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने बलबूते पे इतना कुछ कर सकते हैं, वो फेथ शैटर हो चुका है। और अमेरिकन के ही यूँ समझे कि अब रहमो करम पे इंडिया इस हिसाब से भी देख रहा है कि अमेरिकन अगर चाहेंगे तो वेस्टर्न कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके ये यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है जिस तरीके के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। दूसरा, मोदी साहब खुद जो हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जद में आ गए। ये सारा 1 महीने के अंदर हुआ है, तो वहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, फाइनेंशियल लॉस, और दूसरा ये उनकी जो एक इमेज इतना बड़ा क्रिएट किया गया था ब्रांड मोदी, उसको भी डैमेज करने के लिए वेस्ट से ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं। फिर आप देखें बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है। बांग्लादेश के अंदर अगर सब कुछ सही होता ना तो रात के 1 बजे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हंगामी विजिट नहीं करता। ये तो इमरजेंसी तौर पर होता है ना सिचुएशन में। क्या कोई ऐसा कदम उठाने वाला था बांग्लादेश जो कि कोई एंटी चाइना कदम था और वहाँ पे अचानक से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर टपक पड़े यहाँ पे ढाका के अंदर, और रात को 1 बजे AK अब्दुल मोमिन साहब को मिलना पड़ता है उनसे, रात को 1 बजे, आधी रात को। इसका मतलब ये कुछ होने वाला था। ये डोनाल्ड लू जो रिजीम चेंज मास्टर है, जिसके लिए इमरान खान कहता है कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी, अमेरिका का जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है मेरे ख्याल से, तो उसका जो दौरा हो रहा था ना बांग्लादेश का, उसके आसपास ये सारी चीज़ें हुई हैं। चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी उसी दौरान बांग्लादेश आया था। तो यूँ लग रहा है कि अमेरिकन का प्लान जो है ना और वेस्टर्न ममालिक का प्लान कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, साउथ एशिया में साजगार माहौल बनाने के लिए, प्रो अमेरिका माहौल बनाने के लिए, उनका ये प्लान नज़र आ रहा है कि वो एक एक मुल्क को अलग अलग डील कर रहे हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट के रीजन को, और उन्होंने हर मुल्क के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है कि किस मुल्क को कैसे हमने अपनी तरफ लाना है और एंटी चाइना बनाना है उनको, और अपनी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर कैसे उनको ड्रैग करके लेकर आना है। इसके लिए शायद अमेरिकन ने अलग अलग पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रखी हैं और रीजन के लिए कोई एक पॉलिसी नहीं बनाई उन्होंने। ग्रांड ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसको हमने एंटी चाइना बनाना है, लेकिन वो करना कैसे है उसके लिए उन्होंने हर मुल्क के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इस वक्त उस स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है अमेरिकन के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी किया गया है, सरकार चेंज हो गई, ताम झाम कर लिया सारा, लेकिन नैरेटिव तो नहीं बन पा रहा, नैरेटिव नहीं बन पा रहा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे वहाँ पे। इसी तरह से आप देख लें कि बांग्लादेश के अंदर भी अभी तक बांग्लादेश इंटैक्ट है चाइना के साथ, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो कि एंटी चाइना हो। इंडिया के ऊपर ज़रूर मोदी साहब के ऊपर प्रेशर बन रहा है, मेरे हिसाब से ये प्रेशर इसीलिए डाला जा रहा है इनके ऊपर ताकि ये न्यूट्रल ना रहें। ख़ासतौर पर ये जो रशिया के मामले में हमने देखा कि इंडिया ने एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी अपनी ली थी और इंडिया ने वहाँ पर भी दिखाया कि अभी भी उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चाइना के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनमें से बहुत सारे अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती उनको मैच करवाने के लिए इंडिया के ऊपर भी अमेरिकन दबाव डाल रहे हैं ये सारी हरकतें करवा के। क्योंकि देखें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुज़िश्ता साल 2022 में
गुजरात दंगों का वो जो दहशतगर्दी हुई थी, जो कि नो डाउट एक तारीख़ इंसानी का बहुत बड़ा वाक़या था, यानी कि हज़ारों की तादाद में इंसान मारे गए, नस्लकशी की गई रियासती सतह पर, उसकी 20वीं एनिवर्सरी थी, 20th एनिवर्सरी थी। तो उस मौके पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं आई, उसके 1 साल के बाद क्यों आई है, ये भी एक सोचने की बात है। इस टाइम पे क्यों रिलीज़ की गई है। और ये जो वाक़या हुआ है फिर अडानी वाला, वो वेस्ट की जानिब से क्यों किया गया। अडानी तो एंटी चाइना हरकतें कर रहा था ना, इसराइल के अंदर भी वो देखें वो वाले पोर्ट ले रहा था जहाँ पर चाइनीज़ को मसला था। श्रीलंका के अंदर भी वो चाइना का मद्दे मुकाबिल था। इसी तरह से एंटी चाइना जो इंडिया के एक्टिविटीज़ हैं, फिर बांग्लादेश के अंदर भी वो चाइना के मद्दे मुकाबिल इंडियन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा था। तो उस बंदे को क्यों टारगेट किया गया है। सिर्फ एक ही मकसद लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसको मेरे ख्याल से अमेरिकन और वेस्ट वाले प्रेशराइज कर रहे हैं और दे वांट टू मेक श्योर कि इंडिया जो है उनके साथ ही रहे और इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेड के हवाले से और हर हवालों से इंडिया उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो इसीलिए इस वक्त जो दबाव नज़र आ रहा है वो बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी उसका शिकार हो चुका है, श्रीलंका उसका शिकार हो चुकी है, कोल्ड वार की ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है उसका शिकार हो चुके हैं दोनों मुल्क, और दोनों में टर्मोइल है, क्राइसिस है। और मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट जो उन्होंने नज़रें डाली हुई हैं वो इंडिया के ऊपर डाली हुई हैं और बांग्लादेश के ऊपर डाली हुई हैं, क्योंकि इवेंट्स जो पिछले हुए हैं ना कुछ महीनों के अंदर अंदर, ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। ये अडानी वाला जो इवेंट है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, मैसिव इवेंट हुआ है। इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर को इसने हिला दिया है बिल्कुल, और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी झंझोड़ सकता है। जहाँ जहाँ अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे बीजेपी की मदद से और इंडियन सरकार की मदद से, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स धपड़धूस जब होंगे तो उसका असर इंडियन फॉरेन रिलेशंस पर भी पड़ेगा और डेफिनेटली इंडिया को अमेरिका की हेल्प चाहिए होगी फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए।